नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में आज एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है और अक्सर जब बिहार की राजनीति की बात होती है, बिहार के सियासी घटनाक्रमों पर बात होती है, तो एक अंदेशा लगातार जताया जाता है कि बिहार में कोई बड़ा सियासी खेल होगा। अब भी अब भी ये अंदेशा है, इस कयास की गुंजाइश बनी हुई है, इसकी संभावना बनी हुई है कि बिहार में और भी कोई बड़ा राजनीतिक खेल हो सकता है। लेकिन आज बिहार में क्या हुआ है, एक बड़ा उलटफेर ये हुआ है कि आरजेडी के खेमे में चले गए हैं एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक। तो एक तरह से ओवैसी के किले में सेंधमारी कर ली है, ओवैसी के घर में सेंधमारी की है, कुनबे में सेंधमारी की है तेजस्वी यादव ने। और जो सीमांचल का इलाका है वहां भी आरजेडी ने एक तरह से बढ़त बना ली है। न सिर्फ बड़ी पार्टी बन गई है, सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बन गई है, बल्कि सीमांचल को भी अपने कब्जे में कर लिया है। तो सीमांचल से ही आते हैं और किशनगंज की आवाज, सीमांचल की आवाज माफ कीजिएगा, पत्रिका के संपादक हैं, हमारे मित्र हैं अजहर रहमानी, हमारे साथ हैं। और बहुत पहले वो बता चुके थे, इसकी संभावना जता चुके थे कि ये चारों विधायक आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तो अजहर, आपका धन्यवाद, आप आए। और क्या कैसे देख रहे हैं जी, कैसे देख रहे हैं अजहर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है? अगर डे पर डे की बात करें तो बिहार की राजनीति में जिस तरह से भूचाल आ रहा है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये सिर्फ मामला सीमांचल का ही नहीं, क्योंकि इस 4 विधायक से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो ऐसे में क्या है कि जिस तरह से जदयू जो है कल आपको अग्निपथ मामले में बीजेपी का के साथ खड़ी नहीं दिखी है आपको। और अगर कुछ पीछे ट्वीट को देखें तेजस्वी के या आरजेडी का जो भी पेज है उस पे देखें, तो आप जिस तरह से वो नीतीश कुमार पे पहले आक्रामक थे, वो उस तरह से अभी हमला नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा संदेश कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा खिचड़ी पक रहा है। उसी की ये पहली कड़ी आप मान सकते हैं सीमांचल में, कि एआईएमआईएम के जो पार्टी है, जो नई पार्टी है बिहार में। और ऐसे में उनके 4 विधायक, 5 विधायक थे इस इलाके में, सीमांचल में ही उनका अपना पकड़ था। उसमें से 4 विधायक वो प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ा के तमाम आरजेडी में आज शामिल हो गए हैं। तो ये शुरुआती दौर को आप अगर शुरू से आप इसको समझना चाहेंगे, तो आप एक सबसे अहम बात आपको हम बताना चाहेंगे, इसमें जो विधायक है वो पहले से ही दूसरी पार्टियों से उनका लगाव रहा है कुछ जो है दो ऐसे नेता है जो आरजेडी की टिकट से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। एक तो पहले विधायक भी रहे हैं, जोकीहाट विधायक तस्लीम साहब के वो बेटे हैं, शहनवाज आलम नाम है उनका। और वही जो बहादुरगंज विधायक है जो दूसरी तरफ बहादुरगंज विधायक जो है अभी अंजार नईमी, जो आज आरजेडी में वो भी शामिल हुए हैं, तो वो भी आरजेडी की टिकट से पहले चुनाव लड़ चुके हैं मेरी जानकारी के अनुसार। अब रही बात रुकमुद्दीन और जो इजहार अस्फी, आपको कोचाधामन से इजहार अस्फी साहब है। और वहीं अगर आप देखिएगा तो आपको जो है बाईसी से जो है वो रुकमुद्दीन है। इन लोगों की कहीं ना कहीं एक मजबूरियां भी है जो उन्होंने आरजेडी का दामन थामा है। अगर आरजेडी में जाने की मजबूरियां आप जानना चाहेंगे, अब गौर करेंगे तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जोकी विधानसभा की बात करना चाहेंगे, क्योंकि जोकी विधानसभा जो है वो आरजेडी का घर माना जाता है। वहाँ तस्लीम साहब का अपना घर रहा है, वहां से सरफराज साहब विधायक रहे हैं, शहनवाज साहब के बड़े भाई हैं। शहनवाज साहब खुद वहां से पिछली बार उपचुनाव में विधायक थे। और ऐसे में इस बार उनका पत्ता कटने का सिर्फ और सिर्फ कारण उनके भाई थे, क्योंकि भाई अपने बेटे को उस सीट से चुनाव लड़ाना चाहते थे। और बेटे को पहले चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन शुरुआती दौर में जब उपचुनाव हो रहा था, पहले उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय मां ने कहा शहनवाज साहब की कि नहीं, ये सीट जो है वो शहनवाज चुनाव लड़ेगा। लेकिन जब लोकसभा, क्योंकि तस्लीम साहब के देहांत के बाद, उनके निधन के बाद जो है ये सीट आरजेडी का था, तो वो सरफराज साहब जो की विधायक हुआ करते थे उस समय में, तो उनको लोकसभा चुनाव लड़े थे वो, और उनको वहां से जीत मिली थी। तो फिर वहां से जोकीहाट का जो सीट था, वहां से छोटे बेटे शहनवाज साहब ने चुनाव लड़ा और वहां से उनको जीत मिली। लेकिन जब बीते लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, तो वहां से प्रदीप सिंह जो है बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो अभी वर्तमान में सांसद है, और सरफराज साहब अपनी सीट को नहीं बचा पाए, लोकसभा सीट को। जिसके बाद दोनों भाई में ही आपस में कलह हो गया और मां का साथ मिला आपको शहनवाज को। और शहनवाज के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत काफी शांत स्वभाव के लोग हैं। वो लोगों से मिलने जुलने का उनका अंदाज भी मतलब बड़े भाई की तुलना में अलग है। तो इसलिए क्या हुआ कि फिर से उनको टिकट मिलना चाहिए। लोगों में एक नाराजगी थी
कि आरजेडी ने उनकी टिकट को काट दिया और बड़े भाई को फिर से वहां से विधानसभा का टिकट दिया, क्योंकि वो हार चुके थे लोकसभा सीट से, लोकसभा चुनाव हार चुके थे सरफराज, और हारने के बाद क्या हुआ कि वहां से शाहनवाज का चुनाव होना था विधानसभा में, लेकिन विधानसभा से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने शाहनवाज का टिकट काट के वो फिर से सरफराज के झोली में डाल दिया, जिस कारण लोग वहां की काफी आक्रोशित थे। फिर इनको इनकी मां का साथ मिला और वो वहां से हम कह सकते हैं एआईएमआईएम नहीं जीता, सिर्फ वहां से शाहनवाज की जीत हुई, लोगों में जो आक्रोश था उसको भगाने में अपने दम पर शाहनवाज वहां से विधायक बने, टिकट भले ही एआईएमआईएम का था। अजहर, एक चीज समझना हम चाहेंगे, आमतौर पर आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, बिहार के लोग भी समझते हैं, जब भी इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है, विधायक टूटते हैं, सांसद टूटते हैं, पार्टी टूटती है, तो जिस खेमे में जाती है उस खेमे की तरफ से कोई बड़ा ऑफर इनको दिया जाता है, कोई बड़ी डील होती है। आमतौर पर यही होता है राजनीति में, हम देखते हैं। ऐसा क्या है, बिहार में राज्यसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, विधानसभा का उपचुनाव, विधान परिषद, जितने भी चुनाव थे वो फिलहाल खत्म हो चुके हैं। आने वाले कौन चुनाव हैं उसको देखना होगा, कोई उपचुनाव तो नहीं है अभी। तो ऐसे में आरजेडी के पास इनको देने के लिए क्या है? दूसरी बात, इसी में एक सवाल और जोड़ूंगा कि अभी जेडीयू से निकाले गए एक प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक, उन्होंने लिखा कि ये खेल कहीं और से संचालित हो रहा है, इशारा नीतीश कुमार की तरफ था, क्या था, और क्या वाकई पर्दे के पीछे जेडीयू है? आज जो हुआ है वाकई पर्दे के पीछे नीतीश कुमार हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए अभिषेक, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इन लोगों की कहीं ना कहीं मजबूरी है आरजेडी में जाना, ठीक ना, क्योंकि अब चुनाव को भी साल 2 साल ही बच गए हैं। ऐसे में आज भी ये इलाका जहां से ये लोग जीते हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, ठीक ना, और आज भी इनको ओवैसी को यहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा अगर कहें कि वोट दिया है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो उपचुनाव में पहली सीट बिहार में जो ओवैसी ने जीता था, एआईएमआईएम ने जीता था, वो सीट था किशनगंज सीट, जहाँ के हम खुद रहने वाले हैं, हमारा मतलब घर है इसी शहर में, और ये विधानसभा से हम आते हैं। तो इस बार जब चुनाव हुआ, जब एक सीट उपचुनाव का उन्होंने जीता था, तो जीतने के बाद अगर ओवैसी को लोग यहाँ के पसंद करते, बहुत ज्यादा पसंद किए तो जीते हैं नो डाउट, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पसंद करते तो वो किशनगंज सीट हारती नहीं एआईएमआईएम। आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो सीट उपचुनाव में जीती, जिससे खाता बिहार में खुला है ओवैसी का, वो सीट ही हार जाती है एआईएमआईएम। अब बाकी जो 5 सीट है ना, वहां के बारे में बहुत संक्षेप में हम आपको बताना चाहेंगे, उसके बाद हम आएंगे इस सवाल के जवाब पे कि कहीं ना कहीं इसके पीछे नीतीश कुमार तो नहीं। तो सबसे पहली बात हमने आपको बता दिया कि जोकीहाट में क्या घटना घटी, और लोगों ने आक्रोश में कि नहीं भाई, बड़ा भाई जब चुनाव लड़ चुका लोकसभा सीट पे, तो वो हारने के बाद शाहनवाज का क्यों पत्ता काट रहा है? ये शाहनवाज का सीट है, अब विधानसभा शाहनवाज को लड़ना चाहिए। यही कारण था कि पहले लिस्ट में जो है वहां से कोई चतुर्वेदी जी है, उनका ओवैसी साहब ने टिकट फाइनल किया था, वो सक्रिय कार्यकर्ता थे एआईएमआईएम के। बावजूद इसके वहां के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, बोलिए जैसा कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने उस समय बयान दिया था कि उनका पत्ता किसी प्रत्याशी का कटा, इनके लिए शाहनवाज साहब को वहां से चुनाव लड़ाया गया। अब सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह यहाँ पे एक तबका जो खुशी मना रहा है, वहीं एक तबका मीम बनाने में और सोशल मीडिया में उनको वायरल कर रहे हैं कि इन्होंने बेवफाई किया, क्योंकि एक बार इनको जो तो आरजेडी इनके साथ दगा देने के बाद ये एआईएमआईएम के कार्यकर्ता भी नहीं थे, वहां से एआईएमआईएम के कार्यकर्ता डिक्लेयर हो चुके थे, बावजूद उनका पत्ता काट कर तस्लीम साहब के बेटे होने का भी लाभ मिला इनको, इनके स्वभाव का भी लाभ मिला, इनकी माता जी इनके साथ थी, इनका भी लाभ मिला। तो ये ओवैसी की पार्टी ने इनको टिकट दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई एक सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट दे के आपने उनका पत्ता काट दिया, और ऐसे में जो उनको दगा दिया फिर वो उसी पाले में चले गए हैं, तो खेल तो कोई बड़ा जरूर है, क्योंकि इतनी आसानी से ये नहीं होता। दूसरी बात, अगर आप बात करें, हम सारे सीट पे संक्षेप में बताना चाह रहे हैं कि इन लोगों की मजबूरियां क्या है। ये इलाका कांग्रेस और आरजेडी का घर माना जाता है, सबसे सिंपल बात। दूसरी बात क्या है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें ओवैसी साहब को कहीं ना कहीं वोट मिल गया। हम अनऑफिशियली किसी विधायक का नाम नहीं लेंगे, कुछ देर पहले भी मेरी एक विधायक से बात हो रही थी जो आज आरजेडी में शामिल हुए, उन्होंने भी यही कहा कि लोगों के डिमांड पे हम मतलब आरजेडी ज्वाइन किए हैं, और आरजेडी में आना कहीं ना कहीं उनकी बातों से लगा वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि दूसरी बार चुनाव में एआईएमआईएम के नाम पे आज भी एक तबका ऐसा है जो एआईएमआईएम को मुस्लिम की पार्टी मानती है, जिस तरह एक तबका मुसलमान का बीजेपी को। अजहर, क्या क्या आप ये कह रहे हैं कि
जो विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं उन पर लोगों का दबाव था, और दूसरी तरफ आरजेडी को इस बात की जल्दबाजी थी या आरजेडी को इस बात की बेचैनी थी कि जो गढ़ छिटका है, सीमांचल छिटका है, उसको किसी तरह से फिर वापस लिया जाए, उसको फिर वापस अपने कब्जे में लिया जाए। सर ये खेला 1 महीना पहले ही हो चुका हो जाता, बीते ही 20 तारीख को ये खेल होने वाला था उससे, लेकिन तेजस्वी यादव जो है मेरी जानकारी के अनुसार वो विदेश दौरा पे चले गए थे, जिस कारण ये डिले हुआ। डिले होने के बाद बड़े लेवल पे बड़े मतलब इलाकों में बड़ी बदनामी हुई कि एआईएम के विधायक जो आरजेडी में जा रहे हैं, लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया, पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए, जिसके बाद फिर से इन लोगों ने एक मतलब मैसेज दिया लोगों में। आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं कि नहीं भाई हम लोग सब पार्टी के साथ है, ओवैसी साहब के साथ है। लेकिन अचानक इन्होंने माहौल का इंतजार किया, जब पूरी तरह फिर से माहौल शांत हो गया और ये आरजेडी में चले गए। ये आरजेडी में इन लोगों का जाना तकरीबन 1 महीना पहले का ही प्रोग्राम था। एक बार मीडिया में आप याद करेंगे तो बातें भी चली, हम लोगों ने खुद से इस न्यूज को कवर किया, हम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए भी इस पे बात की। अजहर, आप मूल सवाल पर आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है। जेडीयू बीजेपी का झगड़ा भी सब जानते हैं, और हाल के दिनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो करीबियां हैं वो भी हैं। एक ट्वीट भी मैं तेजस्वी, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ी तक छोड़ने जाते तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार, सवाल यह भी नहीं है कि अपने घर से पैदल मुख्यमंत्री राबड़ी आवास पहुंचते हैं इफ्तार के लिए, बल्कि सवाल यह भी है कि एक ट्वीट में देख रहा था, मुझे लगा उस ट्वीट को देखकर कि नीतीश कुमार पर कहीं बहुत सॉफ्ट तो नहीं हो गए तेजस्वी यादव, हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बिहार की बीजेपी सरकार, तो नीतीश सरकार नहीं कर रहे हैं, एनडीए सरकार नहीं कर रहे, बिहार की बीजेपी सरकार कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं बहुत सॉफ्ट तो नहीं हो रहे हैं, और अंदर अंदर ये खेला चल तो नहीं रहा है, क्योंकि जो राजनीति के जानकार हैं और उनसे जो मैंने समझा है या जो मेरी अपनी समझ है, लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती की गुंजाइश हमेशा बनी हुई होती है, और इसीलिए नीतीश और बीजेपी के बीच लड़ाई होती है तो बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं। तो क्या वाकई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच कोई खेल चल रहा है, खेल हो सकता है, और ये जो पूरा खेल आज हुआ है उसके पीछे जेडीयू है, उसके पीछे नीतीश कुमार हैं? देखिए, क्रिकेट और राजनीति में कहा जाता है कि अनिश्चितताओं का मामला, यहाँ पे कोई भी आकलन करना वो जरूरी नहीं कि परफेक्ट होगा। लेकिन नीतीश कुमार काफी दुखी हैं, ये शुरू से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस समय चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारे और उन्होंने आरजेडी की तमाम सीटों पे अपना कैंडिडेट उतारा, और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण रहा कि नीतीश कुमार को जो सीटें कम आई है उसमें चिराग पासवान का अहम रोल रहा उनको मतलब नुकसान पहुंचाने में। तो इनका कहीं ना कहीं ये मन में है कि भाई ये बीजेपी के इशारे पे ये ऐसा हुआ ताकि हम लोग डैमेज हो जाए। तो इस बात का तो कहीं ना कहीं नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब महागठबंधन से ये अलग हुए थे तो उसमें कारण क्या बना था, तो कारण यही बना था कि तेजस्वी यादव आके लोगों के सामने सफाई दे या मीडिया के सामने सफाई दे कि उनपे इतने गंभीर आरोप क्यों लगे हैं। अब ऐसी सूरत में अग्निपथ को अगर आप देख ले तो, और सदन की कल की ही कार्रवाई को आप देख ले तो ये पहला मौका नहीं होगा कि जिस समय बीजेपी और जदयू जो है अलग अलग हुआ होगा। कल वॉकआउट करने में जदयू के तमाम विधायक भी बाहर चले आए थे सदन के, उन्होंने भी वॉकआउट किया। दूसरी बात, जातिगत जनगणना को अगर याद करें उस समय भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सरकार, सदन में उनके साथ सरकार है, सॉरी बिहार में उनके साथ सरकार है, और सरकार में रहने के बावजूद भी उन्होंने जातिगत जनगणना में विपक्षीय दल के साथ खड़े दिखे। तो ये एक बड़ा मामला है, और कहीं ना कहीं आरजेडी की ये जो एआईएमएम के चारों विधायक जो गए हैं ये भी एक बड़ा संकेत दे रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़ा भूचाल आना है, क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी करियर की बहुत बड़ा रिस्क लिया है इस इलाके में कि भाई इस इलाके में ये लोग एआईएमएम में शामिल हुए। और अभी उसकी कायदे से उसकी कोई जरूरत नहीं थी, अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी सरकार बनता दिख रहा है जी। तो चलिए अजहर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, हम किसी दूसरे विषय पर भी बातचीत करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।